दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसे सोचा है कि अर्थ पे ऐसी बहुत सी जगह हो सकती हैं जो अभी तक खोजी ना गई हो? क्या आपका मन करता है कि मैं भी ऐसी जगह जाऊं या सब कुछ छोड़ के ऐसी जगह एक्सप्लोर करूं? वेल, आई गेस द मेजोरिटी आंसर्स वुड बी नो। हम अपनी जिंदगी की भागदौड़ में ऐसे उलझ चुके हैं कि हमारे पास ये सब सोचने का टाइम ही नहीं रहता है। पर आज मैं आपको कुछ ऐसे ही पागल एक्सप्लोरर्स के बारे में बताऊंगा जिन्होंने सपने देखे और उनको पूरा किया। ना तो उनके पास रिसोर्सेज थे, ना उनको पता था कि जाना कहाँ है और कैसे करना है। बस उन्हें एक चीज पता थी कि करना है, और उन्होंने करके दिखाया। तो वेलकम टू द चैनल ट्रैवलॉन्ग देव। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इतिहास के 3 बड़े एक्सप्लोरर्स के बारे में जिन्होंने इंडिया आने की कोशिश करी या इंडिया खोजने की कोशिश करी। तो क्या वो इस खोज में कामयाब हुए कि नहीं हुए, जानेंगे इस वीडियो में। तो हमारे पहले एक्सप्लोरर का नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1451 से पहले रिपब्लिक ऑफ जीनो की टेरिटरीज में हुआ था, जो कि आज मॉडर्न इटली का हिस्सा है। इनकी मदर का नाम था सुसैना फोंटेनेरोसा, जो कि एक हाउसवाइफ थी, और फादर का नाम था डोमिनिको कोलंबो, जो कि एक वुल वीवर थे। इनके अलावा इनके 3 भाई और थे। क्रिस्टोफर कोलंबस को घूमने का बहुत शौक था। उन्होंने 10 साल की उम्र से ही चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था। 15 साल की उम्र में उन्होंने एक आर्म्ड कॉन्वॉय में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने पूरा नॉर्दर्न यूरोप घूमा, जिसमें ब्रिस्टल, इंग्लैंड, आयरलैंड और गेटवे शामिल थे। कोलंबस 1477 टू 1485 के बीच पोर्चुगीज के कैपिटल लिस्बन में रहे, जहां उन्होंने वहां के गवर्नर की बेटी फिलिपा मोनिस से शादी की। 1482 से 1485 के बीच उन्होंने कोर्ट्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका के अलॉन्ग ट्रेडिंग करी। अब उनके सामने समस्या ये थी कि वो एक्सप्लोर तो करना चाहते हैं, पर ना तो उनके पास रिसोर्सेज हैं और ना ही फंड्स। तो उन्होंने पोर्चुगीज के किंग जॉन टू से रिक्वेस्ट करी। उन्होंने किंग के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त ये थी कि उन्हें 3 शिप्स दी जाए जो कि आदमी और रिसोर्सेज से इक्विप्ड हो, और उन्हें 1 साल का समय दिया जाए अटलांटिक ओशन एक्सप्लोर करने के लिए। दूसरी, अगर उन्होंने कोई भी द्वीप या देश खोजा तो उन्हें ट्रेडिंग फ्लीट का गवर्नर बनाया जाए और द ग्रेट एडमायरल ऑफ द ओशन का तख्त दिया जाए। तीसरी, जो भी प्रॉफिट किंग खोजी हुई जगह से बनाएंगे उसका 10% उनको दिया जाए। अब 1485 से 1488 तक उन्होंने काफी कोशिश करी, पर किंग उनको भेजने के लिए तैयार नहीं हुए। पर हार ना मानते हुए कोलंबस पहुंच गए फर्डिनेंड टू ऑफ एरागॉन एंड इसाबेला ऑफ कैथाई से रिक्वेस्ट करने, और वो दोनों तैयार हो गए। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर कोलंबस अपने सफर में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें वॉइस रॉय यानी गवर्नर बनाया जाएगा और कुछ आइलैंड्स भी उनके नाम किए जाएंगे। तो बस 4 साल इंतजार करने के बाद 3 अगस्त 1492 को आखिर वो दिन आ ही गए। कोलंबस 3 शिप्स लेकर पैलासोड ला फ्रोंटेसा से अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकल पड़े। तो अपने सफर को आसान बनाने के लिए कोलंबस ने काफी पढ़ाई की। उन्होंने कैस्टिलियन, लैटिन, पोर्चुगीज लैंग्वेजेस सीखी। साथ ही उन्होंने एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री की पढ़ाई। अब एस्ट्रोनॉमी उन्होंने पढ़ तो ली, पर इतनी स्ट्रांग नहीं कर पाए कि डायरेक्शंस के बारे में उनको पता रहे। अब उनको एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का ज्यादा आइडिया तो था नहीं, तो उन्होंने वेस्ट विंड्स, जिनको ट्रेड विंड्स भी कहा जाता है, उसका सहारा लिया आगे बढ़ने। तो अब जैसा कि आप देख सकते हो, ये उनके फर्स्ट रूट का मैप है, जहां वो सबसे पहले पहुंचे कैनरी आइलैंड्स, जो कि कैस्लियंस को बिलोंग करते थे। तो वो आगे बढ़ते गए और एक दिन 12 अक्टूबर सुबह 2 बजे उनको एक द्वीप दिखाई दिया, जिसका नाम था बाहामास आइलैंड। कोलंबस ने अपनी किताब में उसको नाम दिया है सैन सैल्वाडोर, जिसका मतलब है होली सेवियर। अब कोलंबस निकले तो इंडिया खोजने थे, पर पहुंच गए बहामास, और वहां से उन्होंने आसपास के सारे जमीनी इलाकों पे छानबीन की, जिसमें हिस्पैनियोला, क्यूबा और साउथ अमेरिका के आइलैंड्स शामिल थे। उन्होंने अपने 40 आदमियों को वहीं छोड़ दिया और वापसी की ओर निकल पड़े। अब 24 सितंबर 1493 को 17 शिप्स लेकर 1200 आदमियों के साथ वो उन जगहों पे वापस आए अपनी सेटलमेंट्स क्रिएट करने के लिए। अब अपने सेकंड वॉयज पे उन्होंने इन जगहों को अंदर से घूमा। अब कोलंबस बहुत ही एग्रेसिव और क्रूअल नेचर के थे। अब जाहिर सी बात है, आप किसी भी देश को लूटना चाहेंगे तो वहां के लोग फाइट बैक करेंगे। अब वहां के लोगों के पास टेक्नोलॉजीज या एडवांस हथियार तो थे नहीं, और कोलंबस गए थे अपनी पूरी तैयारी के साथ। तो उन्होंने बहुत से लोगों की वहां हत्या करी, और उन्हीं के खुद के लोगों ने अगर उनको रोकना चाहा तो उन्हें भी मरवा डाला। इसी तरह अपने थर्ड वॉयज पे उन्होंने पूरा साउथ अमेरिका और वेस्ट इंडीज एक्सप्लोर किया, और उन्होंने वहां भी अपना क्रूअल नेचर बरकरार रखा। इसके बाद उनकी ब्रुटैलिटी के खिलाफ स्पेन सरकार ने उनको देश निकाला दे दिया। फोर्थ वॉयज कोलंबस ने अपने भाई बार्थोलोमियो और बेटे फर्डिनेंड के साथ किया, जिसमें उन्होंने सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको एक्सप्लोर किया। 20 मई 1506 एट द एज ऑफ 54 वालुडोलिया इन स्पेस में उनकी मौत हुई। तो ये थी क्रिस्टोफर कोलंबस की कहानी, जो निकले तो भारत खोजने थे पर पहुंच गए नॉर्थ अमेरिका।
अब बात करते हैं अपने दूसरे एक्सप्लोरर के बारे में, वास्को डा गामा। तो वास्को डा गामा एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर थे जिनका जन्म 1460 में सिंस, जो कि साउथ वेस्ट पोर्चुगीज में पड़ता है, वहां हुआ। वास्को डा गामा पहले ऐसे यूरोपियन थे जिन्होंने यूरोप से इंडिया का सी रूट खोजा। तो चलिए वास्को डा गामा के बारे में और पढ़ते हैं। वास्को डा गामा का जन्म एक बहुत ही नोबल परिवार में हुआ। उनके फादर का नाम था एस्टिवाओ डी गामा, जो कि उस वक्त पोर्चुगीज के किंग और क्वीन के लिए एज अ नाइट सर्व करते थे। और उनकी मदर का नाम था डोना इसाबेल सोद्रो, जो कि एक हाउसवाइफ थी। अब उनकी पुरानी जिंदगी के बारे में तो ज्यादा लिखा हुआ नहीं है, बट उन्होंने भी अपने फादर की तरह मिलिट्री ऑर्डर ऑफ सेंटियागो को ज्वाइन करा। वो किंग मैनुअल वन ऑफ पोर्चुगीज के कोर्ट में मेंबर भी बने। उन्होंने बहुत से मिलिट्री एक्सपीडिशंस में भाग लिया जहां वो छोटे फ्लीट्स को कमांड करते थे, और धीरे धीरे उन्होंने अपने राजा का भरोसा जीता, जिसकी वजह से मेजर मरीन टाइम एक्सपीडिशंस पे उन्हीं को भेजा जाता था। अब 1480 में किंग जॉन टू ने अपने लोगों को भारत खोजने के लिए भेजा। उन्होंने लोगों को लैंड के थ्रू भी भेजा और समुद्र के थ्रू भी। और एट लास्ट 1488 कैप्टन बार्टोलोमियो डियास ने केप ऑफ गुड होप को खोज निकाला, जो कि अफ्रीका में ऐसा कोस्ट था जहां से भारत के लिए सीधा रास्ता निकाला जा सकता था। अब किंग जॉन टू ने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी वास्को डा गामा को भेजा भारत खोजने के लिए। तो 8 जुलाई 1497 को 4 शिप्स और 170 आदमियों के साथ वास्को डा गामा लिस्बन से निकले भारत खोजने के लिए। तो वो घूमते हुए नवंबर में केप ऑफ गुड होप अफ्रीका पहुंचे। वहां से वो मोजाम्बिक्यू होते हुए मालिंदी पहुंचे। हालांकि उनको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मोजाम्बिक्यू में उनका स्वागत अच्छे से नहीं हुआ, तो उन्होंने अपनी शिप से उस पर हमला कर दिया। एट लास्ट मालिंदी में उनका स्वागत अच्छे से हुआ और उन्होंने ही भारत के लिए आगे का रास्ता बताया। मालिंदी में 20 दिन रुकने के बाद 24 अप्रैल 1498 को वो भारत के लिए निकले। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत पहुंचे। वो सबसे पहले मालीबार कोस्ट, जो कि काजीकोड़ा के पास कपाड़ू कोस्ट कैलिकट में है, जो कि अब केरला स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो किंग ऑफ कैलिकट जैमुरीन, जिनको समुद्री राजा भी कहा जाता था, उन्होंने वास्को डा गामा का स्वागत बहुत अच्छे से किया। राजा जैमुरीन को लगा कि वास्को डा गामा उनके लिए बहुत से अच्छे तोहफे लाए होंगे, पर जब उनको पता चला कि ना तो वो कोई अच्छे तोहफे लाए हैं और ना ही उनके विचार अच्छे हैं, तो राजा ने उनको भगा दिया। तो वास्को डी गामा 29 अगस्त 1498 को कैलिकट से पोर्चुगीज के लिए निकल गए। अब भारत पहुंचते हुए उन्होंने अरेबीज से काफी दुश्मनी ले ली थी, तो वापसी के रास्ते पे अरेबीज ने उनकी शिप्स पे अटैक किया और उनके कई सारे आदमी मार दिए। वापस पोर्चुगीज पहुंचते पहुंचते वो 147 से केवल 47 रह गए, और इसी तरह वास्को डा गामा ने इंडिया टू यूरोप का रास्ता खोजा। वास्को डा गामा 1502 में भारत दोबारा आए। इस बार वो 800 आदमी और 15 शिप्स लेकर आए, और इस बार उनका मकसद जैमुरीन से बदला लेना और भारत पर कब्जा करना था। उन्होंने कैलिकट को पोर्चुगीज के कब्जे में लिया और 1503 में पोर्चुगीज वापस पहुंच गए। 1519 में किंग मैनुअल वन ने उनका ऑनर किया और 1524 में उनको वॉइस रॉय बनाया गया। 1524 में वास्को डी गामा दोबारा भारत आए, पर इस बार 24 दिसंबर कोचीन में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी बॉडी को सेंट फ्रांसिस नाम की एक लोकल चर्च में दफनाया गया और 14 साल बाद उनकी बॉडी को वापस पोर्चुगीज ले जाया गया। इसी के साथ पोर्चुगीज ने गोवा को अपना एशिया में कैपिटल बनाया और गोवा को लिस्बन बनाने की कोशिश करी। तो ये थी वास्को डी गामा की भारत खोज करने की कोशिश, जो कि कामयाब रही। हो सकता है अगर वास्को डा गामा कभी भारत खोजते ही ना, तो अंग्रेज हमारे देश में कभी राज ना करते। तो अभी हमने देखा कैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डी गामा ने खोज करी, पर उनके खोज के पीछे मकसद था, जो कि था खोजी हुई जगहों से ट्रेडिंग शुरू करना और धीरे धीरे वहां पर अपने सेटलमेंट्स क्रिएट करना, ताकि वो उस देश या उस शहर को लूट सकें। पर अब जो मैं अपने तीसरे एक्सप्लोरर के बारे में बताने जा रहा हूँ, उनका ना तो मकसद किसी को लूटना या हानि पहुंचाना था, उनका सिर्फ एक ही मकसद था, बुद्धिज्म कल्चर को पढ़ना और दुनिया भर में फैलाना। तो अब बात करते हैं अपने तीसरे एक्सप्लोरर के बारे में, जिनको मॉन्क, स्कॉलर, ट्रैवलर और ट्रांसलेटर के नाम से जाना जाता है, स्वानसुंग। स्वानसंग का जन्म 6 अप्रैल 602 एडी में कोशी टाउन, चीन के एक विलेज में हुआ। उनका जब जन्म हुआ तो उनका नाम रखा गया था चेन हुई। स्वानसंग का बचपन से ही बुद्धिज्म धर्म में इंटरेस्ट था। यही नहीं, उन्होंने 13 साल की उम्र में ही अपनी शिक्षा प्राप्त कर ली थी और 20 साल की उम्र में वो मॉन्क बने और उनका नाम पड़ा स्वानसंग। वो संस्कृत टू चाइनीज बुद्धिज्म ट्रांसलेटेड किताबों को पढ़ने का शौक रखते थे। वो पढ़ने में इतना मगन रहते थे कि एक दिन उनके सपने में एक आवाज आई, जिसने उनको भारत जाकर बुद्धिज्म पढ़ने के लिए मोटिवेट किया। उन्होंने भारत जाने की ठान ली और अपने राजा टाइजोंग से पूछा कि मैं भारत जाकर बुद्धिज्म पढ़ना चाहता हूँ, पर टाइजोंग ने उनको साफ मना कर दिया, क्योंकि टाइजोंग की बुद्धिज्म में रुचि बिल्कुल भी नहीं थी। बहुत से लोगों ने उनको मना किया कि वो भारत ना जाएं, क्योंकि रास्ते में उनकी जान को बहुत खतरा। तब उन्होंने कहा था कि आई वुड रेदर गो डाई गोइंग टू द ईस्ट देन लिव बाय स्टेइंग टू द वेस्ट।
तो 629 में स्वानसंग चाइना से छुपते छुपाते निकलने में कामयाब हुए। भारत पहुंचने के लिए उन्होंने गोबी डेजर्ट पार किया, जहां वो तपती गर्मी और प्यास से मरते मरते बचे। फिर वो सिल्क रूट को फॉलो करते हुए पहुंचे कश्मीर, जहां वो अपने पहले 3 टीचर से मिले, चंद्रवर्मन, विनीत प्रभा और जया गुप्ता, जो उन्होंने मार्गदर्शक बने। कश्मीर के बाद वो पहुंचे लाहौर, लद्दाख, जालंधर, मथुरा, जहां उन्होंने बुद्धिज्म को समझा और फिर बुद्धा के पाथ फॉलो करते गए। लुम्बिनी, खुशीनगर, सारनाथ और बौद्ध गए, जो बुद्धिज्म धर्म के तीर्थ स्थल माने जाते हैं और इसीलिए उनको प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है। भारत में उनको 4 साल हो चुके थे। 636 एडी में उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहां के चांसलर शिलभद्रास के वो स्पेशल स्टूडेंट थे। शिलभद्रास ने उनका नाम मोक्ष देव रखा। उसके बाद वर्धन डायनेस्टी के राजा हर्षवर्धन ने उनको न्योता दिया। 641 में जब स्वानसंग वहां पहुंचे तो राजा हर्षवर्धन ने 18 दिन की धार्मिक सभा का आयोजन किया। उस सभा में स्वानसंग ने बहुत से बड़े बड़े स्कॉलर्स को हराया, जिसकी वजह से राजा हर्षवर्धन और उनकी दोस्ती गहरी हो गई। 12 साल भारत घूमने के बाद 644 एडी में वो वापस चाइना के लिए निकले। तो 42 साल की उम्र में 657 बुद्धिज्म के ऊपर लिखे गए ग्रंथ और 150 बुद्धिज्म निशानी के प्रूफ लेकर 20 घोड़ों पर लादकर वापस चाइना निकल पड़े। सिंधु नदी पार करते करते बहुत सी किताबें बह गई। उन्होंने अपनी ईस्ट की यात्रा पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है सी युकी। चीन में उनका जोरों शोरों से स्वागत हुआ। उनको कल्चरल एम्बेसडर का किताब दिया गया। वो हर्षवर्धन और टैंग डायनेस्टी को करीब लाए और उनके बीच में कल्चरल मूवमेंट क्रिएट करने वाले पहले मॉन्क बने। 664 एडी चाइना में उनका देहांत हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे 3 बड़े एक्सप्लोरर्स ने अपने ख्वाब को इंतकाम दिया और इतिहास में अपना नाम दर्ज किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और देखते रहिए ट्रैवल अलोंग देव एंड डू एस्केप, एक्सप्लोर एंड लर्न। बाय बाय।